नमस्ते। अब मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ सेक्शन नंबर 2 राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 के बारे में। सेक्शन नंबर 2 जो कि जनरली अगर हम वैसे भी ध्यान रखें तो जनरली डेफिनेशन क्लॉज होता है। मोस्टली जितने भी एक्ट या स्टैट्यूट जो बने हुए हैं उसमें से सेक्शन नंबर 2 मोस्टली डेफिनेशन क्लॉज होता है, लेकिन कुछ एक्ट्स में ये नहीं होता है। जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट है तो उसमें सेक्शन नंबर 3 है, वो डेफिनेशन इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। यहाँ पे जो इंटरप्रिटेशन या डेफिनेशन क्लॉज जो है, डेफिनेशन जो दे रखी है वो सेक्शन नंबर 2 के अंदर दे रखी है। तो इम्पॉर्टेंट जो है बात यह है कि इसमें डेफिनेशन जो है वो दे रखी हैं 2J तक दे रखी हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो इसमें एक तो एमिनिटीज़ जो कि सेक्शन 2A है, उसके बाद लैंडलॉर्ड सेक्शन 2C, उसके बाद प्रेमाइसिस जो कि सेक्शन 2F, और उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है वो है टीनेंट जो कि सेक्शन 2I है। तो ये 4 डेफिनेशंस तो आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, और बची हुई जितनी डेफिनेशंस हैं उनका आपको जनरल आइडिया है तो काम हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन में 2A में है एमिनिटीज़, इसके बारे में बात करते हैं। एमिनिटीज़ का अगर मैं आपको बेसिक मतलब बताऊं तो ये है सुख सुविधाएं। कि आपको कौन कौन सी जो सुख सुविधाएं हैं जो एक मकान मालिक एक किराएदार को दे सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये सारी सुख सुविधाएं देनी ही चाहिए एक मकान मालिक के द्वारा, लेकिन ये सारी सुख सुविधाएं एक जनरल आइडिया देती हैं कि ये तो आप दे ही दें। अब जितनी सुख सुविधाएं मकान मालिक देगा उतना ही वो किराया भी लेगा किराएदार से। तो ज़्यादा किराया आप देने के इच्छुक हैं तो आप पूरी सुख सुविधा भी ले सकते हैं, और अगर कम किराया देना चाह रहे हैं तो सुख सुविधाएं भी आपको मकान मालिक जो है वो कम देगा। तो इसमें अब क्या क्या एमिनिटीज़ में सुख सुविधाएं हैं, क्या क्या आता है इसमें इंक्लूड करता है। एक तो पानी और एक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहली चीज़। उसके बाद इसमें है पैसेज, मतलब आने जाने के लिए जो एक रास्ता होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोई रास्ता ही नहीं है, आप एंटर कहाँ से कर पाएंगे। अगर आपको एंटर करना है आपके घर में, आपके रूम में, कोई मकान मालिक अगर किसी किराएदार को रास्ता ही नहीं देगा आने जाने का तो आएगा कहाँ से, जाएगा कहाँ से। उसके बाद स्टेयरकेस का मतलब होता है सीढ़ियाँ। उसमें फिर है नेचुरल लाइट। नेचुरल लाइट मतलब सनलाइट, ऐसा भी हो कोई कमरा कि जिसमें आपके सनलाइट आ सके, ये भी एक तरह की एमिनिटीज़ है, ये सुख सुविधाएं में आती है। उसके बाद है लेबोरेटरीज़। लेबोरेटरीज़ का अगर मैं मतलब बताऊं हिंदी में तो इसको हम कह सकते हैं लैट्रीन। कि लैट्रीन्स जो हैं वो भी होना ज़रूरी है अगर आप किसी को किराए पे घर देते हैं। उसके बाद लिफ्ट, अगर बहुत बड़ी मंजिल की इमारत है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो लिफ्ट भी है उसमें, तो लिफ्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। लिफ्ट बेसिकली आप समझ सकते हैं कि एक प्लेस से ऊपर जो दूसरी फ्लोर पे जाने के लिए, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाने के लिए जो भी वो इंस्ट्रूमेंट जो है काम करता है, मशीन जो काम करती है वो लिफ्ट कहलाती है। उसके बाद कंजर्वेंसीज़, मतलब यह है कि सफाई, कि आप किस तरह से सफाई कर रख सकते हैं। डस्टबिन प्रॉपर हो आपके घर में, नहीं हो, या फिर आप बताएं कि इस तरह से यहाँ डस्टबिन रहेंगे, आप यहाँ पे डिस्पोज़ कर सकते हैं आपका मटेरियल। सैनिटरी सर्विसेज, कि सैनिटरी मतलब साफ़ सफाई कह सकते हैं इसमें। कंजर्वेंसी और सैनिटरी दोनों वैसे मिलती हुई बातें, लेकिन कंजर्वेंसी में जो स्पेसिफिक हिंदी का मतलब होता है वो होता है सफाई, और सैनिटरी का मतलब होता है स्वच्छता। तो स्वच्छता जो है वो होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप किसी गंदी जगह है, उस जो किराएदार को मकान दे रहे हैं वो कोई गंदी जगह हो, तो वैसी सैनिटरी सर्विस भी हो। टेलीफोन सर्विस देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। आज के ज़माने में कोई देता नहीं है, पहले के ज़माने में देती जाती थी टेलीफोन सर्विसेज, आज के ज़माने में शायद ही कोई ले, सबके पास फ़ोन होते हैं। टीवी केबल सर्विसेज, तो टीवी अगर देखता पसंद करता है तो टीवी केबल सर्विस वो भी दे सकता है, और मकान मालिक दे सकता है, और किराएदार खुद चाहे तो वो अपनी खुद की भी लगा सकता है टीवी केबल। और द लाइक, और अदर कोई सर्विस जो किराएदार को लगती है तो वो किराएदार अपने हिसाब से, अपनी सुख सुविधाओं के हिसाब से वो सर्विस ले सकता है। तो बेसिकली एमिनिटीज़ में जो इम्पॉर्टेंट है वो यही है कि ये जो मेन सर्विसेज हैं ये होनी चाहिए, और ये एक जनरल सर्विसेज होती है। ये इनमें अगर कुछ नहीं है तो चल जाता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंस जो है वो होनी चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिसिटी और वाटर तो होना ही चाहिए। अगर आप वो नहीं दे रहे हैं तो फिर एक तरह से जो टीनेंट है, जो किराएदार है, अगर वो रहने को तैयार है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो तैयार नहीं है तो फिर आपको ये सर्विसेज देनी चाहिए। ये एक तरह की सुख सुविधा है। 2B में आता है अपीलेट ट्रिब्यूनल, जो कि अपना सेक्शन 19 पढ़ेंगे जब उसमें पढ़ेंगे। 2C जो कि मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया, इसमें बात करिए लैंडलॉर्ड की। लैंडलॉर्ड का मतलब क्या है, तो यहाँ पे लिखा है कि एनी पर्सन जो रिसीव करता है या एंटाइटल है रिसीव करने के लिए कोई भी रेंट को किसी भी प्रेमाइसिस के लिए। अगर कोई पर्सन
रेंट को या तो रिसीव कर रहा है, या तो मैं किसी प्रीमाइसेस का किसी जगह का रेंट लेता हूँ, या मैं एंटाइटल्ड हूँ रेंट लेने के लिए। एंटाइटल्ड कब हूँ? बाय लॉ अगर मुझे कह दिया जाता है कि इतना % जो अमाउंट है आपकी इस प्रॉपर्टी का जो रेंट आ रहा है वो आपको देना पड़ेगा। जैसे कि जनरली मेंटेनेंस केसेस में होता है कि जब 125 CRPC का ऑर्डर होता है मेंटेनेंस का, कि आपको फादर या मदर या चाइल्ड या वाइफ है, आपको मेंटेनेंस देनी पड़ती है, तो आपकी जो सैलरी या तो उसमें से दे दो, नहीं तो जो कोर्ट ऑर्डर देता है कि आपको जिस प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है उसका 1/3 जो है वो अमाउंट इस प्रॉपर्टी का रेंट का जो है वो इसको जाएगा। तो यहाँ पे आप एंटाइटल्ड हो गए। तो यहाँ जब आप एंटाइटल्ड हो गए रेंट के लिए, तो आप इस पोजीशन में आप लैंडलॉर्ड कहलाएंगे। तो जिस पर्सन को भी रेंट रिसीव होता है या एंटाइटल्ड है, एक तो वो लैंडलॉर्ड है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है आगे, वेदर ऑन हिज ओन अकाउंट और एज एन एजेंट, ट्रस्टी, गार्जियन और रिसीवर। तो या तो वो खुद के अकाउंट पे, मतलब वो खुद ही मालिक है उस जगह का, जो ओनर होगा उसको मिलेगा ही मिलेगा उस जगह का रेंट, या फिर एज ए एजेंट, तो हो सकता है ओनर का कोई एजेंट हो जो रिसीव कर रहा हो, तो जो एजेंट है वो भी लैंडलॉर्ड है। या फिर कोई ट्रस्टी, अगर आपने आपकी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में दे रखी है तो जो प्रॉपर्टी ट्रस्ट का जो ट्रस्टी है उस ट्रस्टी को लैंडलॉर्ड माना जाएगा। या फिर कोई गार्जियन, गार्जियन यहाँ पे किसके लिए आया है? कोई माइनर चाइल्ड के जो प्रॉपर्टी पोजीशन में है। कैसे कि जैसे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में हम वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट कर देते हैं, या फिर जो अनबॉर्न चाइल्ड के फेवर में हम कोई प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर देते हैं सेक्शन नंबर 13 और 14 को ध्यान में रखते हुए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। तो वहाँ पे जो चाइल्ड के पास प्रॉपर्टी होती है, तो चाइल्ड तो रेंट रिसीव कर नहीं पाता है, मतलब वो तो जा नहीं पाएगा। तो अगर उसकी प्रॉपर्टी से रेंट रिसीव होता है तो जो उसका गार्जियन है वो लेगा। या फिर कोई रिसीवर, तो रिसीवर कब? रिसीवर जो है वो कोर्ट अपॉइंट करता है जनरली। तो कोई केस अगर किसी प्रॉपर्टी पे चल रहा होता है तो रिसीवर जो है उस प्रॉपर्टी से रेंट रिसीव कर सकता है, दैट इज़ रिसीवर। फॉर एनी अदर पर्सन, रिसीवर किसी और अदर पर्सन के लिए ले रहा हो, ये है बात। और आगे लिखा है, और हु वुड सो रिसीव और बी एंटाइटल्ड टू रिसीव द रेंट इफ़ द प्रीमाइसेस वर लेड टू अ टेनेंट। या फिर अगर कोई प्रीमाइसेस जो है वो किसी पर्सन को किराए पे दिया जाए तो जो रेंट रिसीव करेगा वो भी लैंडलॉर्ड कहलाएगा। मतलब ये कहना चाह रहा है कि आज अगर मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने अभी तक उस प्रॉपर्टी को किसी को किराए पे नहीं दी है, लेकिन अगर मैं किराए पे उस प्रॉपर्टी को दूं, तो अगर मैं उस प्रॉपर्टी से रेंट रिसीव करने वाला मैं खुद हूं तो मैं लैंडलॉर्ड कहलाऊँगा। अभी मैंने प्रॉपर्टी दी नहीं है, लेकिन अगर मैं देता हूँ तो, और मुझे जो रेंट रिसीव होगा, तो अगर मैं रिसीव करने वाला हूँ तो मैं लैंडलॉर्ड कहलाऊँगा। तो ये है लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2C में। इसके बाद डी में लीज डिफाइन है, जो कि बता रखा है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग। देखिए तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आप देख सकते हैं लीज़ के लिए 105 जो है प्रोविज़न वहाँ से शुरू होता है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी वाली प्लेलिस्ट में, आप जाके देख सकते हैं लीज़ क्या होती है। 2E में म्यूनिसिपल एरिया है, जो कि बता रखा है कि राजस्थान म्यूनिसिपलिटीज़ एक्ट बना हुआ है 2009 का, उसके अकॉर्डिंग जो म्यूनिसिपल एरिया में कवर होगा वो सारा म्यूनिसिपल एरिया है, सेक्शन 2E। अब आता है 2F जो कि इम्पॉर्टेंट है। इसमें बात करी है प्रीमाइसेस की। प्रीमाइसेस का मतलब कोई भी लैंड जो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ ना हो, कोई भी लैंड जो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ ना हो वो प्रीमाइसेस होगी। तो मतलब ये एक नेगेटिव डेफिनेशन शुरू की है यहाँ पे कि एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए नहीं होनी चाहिए। आगे लिखा हुआ है कि कोई बिल्डिंग या बिल्डिंग अदर देन फार्म बिल्डिंग, तो वो फार्म हाउस जो होते हैं आपके वो नहीं होने चाहिए। तो कोई बिल्डिंग हो जो लेट करी है या इंटेंडेड टू बी लेट फॉर द यूज़ एज ए रेजिडेंस और कॉमर्शियल यूज़ और फॉर एनी अदर पर्पज़। तो अगर कोई बिल्डिंग है जिसको आप एज ए कॉमर्शियल पर्पज़ या रेजिडेंशियल पर्पज़, मतलब रहने के लिए या कोई बिज़नेस या व्यापार करने के लिए आप देते हैं, तो वो इंक्लूड हो जाएगी। उसमें इंक्लूड क्या क्या करने वाला है? जो भी गार्डन है, ग्राउंड्स है, गोडाउन है, गैरेज है या आउट हाउस है, और अपार्टमेंट जो है उस बिल्डिंग से या उस पार्ट से। तो गार्डन्स मतलब कोई भी जो उद्यान है, अपन कहते हैं ना गार्डन्स, जो घर के आगे कोई गार्डन है तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा। गोडाउन है, उसमें कोई गोदाम बना हुआ है वो भी है। कोई अगर गैरेज होता है, जनरली गाड़ीज़ रखने के लिए, कार वगैरह रखने के लिए, व्हीकल्स रखने के लिए गैराज होता है, वो भी इंक्लूड है। आउट हाउस है, अगर कोई साइड में अलग से कोई घर बना हुआ है तो वो भी है। और कोई अपर्टिनेंट है, मतलब उसके साथ में अगर कोई अटैच्ड हाउस है या कोई चीज़ है अटैच्ड में, तो वो भी इंक्लूड होगा प्रीमाइसेस में। तो प्रीमाइसेस में अभी अपन ने जो पढ़ा कि एक तो एग्रीकल्चर लैंड इंक्लूड नहीं होगी, दूसरा कोई भी बिल्डिंग इंक्लूड होती है लेकिन वो फार्म हाउस वाली बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, और उसमें कोई भी गार्डन है, कोई गोडाउन है, कोई गैराज है, वो सारा इंक्लूड है। उसके बाद आउट हाउस या अपर्टिनेंट जो भी है वो सब।
उसके बाद इसमें लिखा है कोई भी फर्नीचर अगर लैंडलॉर्ड सप्लाई करता है टेनेंट को तो वो फर्नीचर भी प्रीमाइसिस के अंदर काउंट किया जाएगा। फर्नीचर भी अगर कोई लैंडलॉर्ड देता है किसी टेनेंट को, कोई मकान मालिक किराएदार को फर्नीचर देता है तो वो भी इंक्लूड है। फिटिंग्स अफिक्स्ड टू एंड एमिनिटीज़ प्रोवाइडेड इन, कोई चीज़ फिट है किसी बिल्डिंग के अंदर, अब जैसे मान लीजिए किसी घर में कोई खिड़कियां दरवाजे लगे हुए हैं तो वो भी पार्ट हैं प्रीमाइसिस के। या फिर कोई भी एमिनिटीज़, जो भी एमिनिटीज़ अभी अपन ने पढ़े जितनी टू सेक्शन 2A के अंदर, कि वो टीवी केबल है, टेलीफोन सर्विस है, लेबोरेटरीज है, सनलाइट है और टेलीफोन और जो भी है नेचुरल लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है और वाटर है, ये सारी कोई भी एमिनिटीज़ है, ये भी सारा प्रीमाइसिस का पार्ट है। सच बिल्डिंग और पार्ट ऑफ मोर बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट देयरफॉर, पार्ट फॉर द मोर, जिससे जो किराएदार है वो अधिक एन्जॉय कर सके, जो फ़ायदा ले सके उस जगह का, वो सारी चीज़ें उस प्रीमाइसिस के लिए इंक्लूड की जाएगी। एनी लैंड अपरटेनेंट टू एंड लेट विथ एनी सच बिल्डिंग, कोई भी ज़मीन जो उस बिल्डिंग के साथ या उस लैंड के साथ अपरटेनेंट है और उसको भी किराए पे दी गई है तो वो भी इंक्लूड है प्रीमाइसिस में। बट डज़ नॉट इंक्लूड अ रूम और अदर अकोमोडेशन, लेकिन कोई भी ऐसा कमरा या कोई भी अकोमोडेशन जिसको हम कह सकते हैं जहाँ या तो वो होटल हो, तो होटल का कमरा वो है, वो कभी भी प्रीमाइसिस नहीं कहलाएगा। धर्मशाला में आप ठहरते हैं वहाँ पे नहीं कहलाएगा। कोई भी इन या कोई भी सराय या कोई भी लॉज जो होते हैं उनमें अगर आप रहते हैं, या कोई भी बोर्डिंग हाउस है तो वहाँ पे, या कोई भी हॉस्टल है जिसको हम छात्रावास कहते हैं, वहाँ अगर आप रहते हैं तो वो हॉस्टल जो है वो प्रीमाइसिस नहीं है। हॉस्टल में आप रहते हैं, बच्चे जैसे हॉस्टल होते हैं कॉलेज के उनमें रहते हैं तो वो प्रीमाइसिस नहीं है। लेकिन जो आप पीजी वगैरह में रहते हैं, पेइंग गेस्ट, वो प्रीमाइसिस बिल्कुल कहलाएंगे, वो हॉस्टल नहीं कहलाएगा। एक तरह से हॉस्टल जनरली वही कहलाएगा जो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल द्वारा अलाउड है कि ये हॉस्टल है, और जहाँ आप रह रहे हैं वो हॉस्टल नहीं कहलाएगा, वो एक तरह का प्रीमाइसिस ही कहलाएगा, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल हो रही है। उसके बाद इसमें बात आती है आगे, इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्री, लेकिन अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, टॉप ऑफ द रूफ शेल नॉट फॉर्म ऑफ द प्रीमाइसिस, तो जो छत होती है किसी भी बिल्डिंग की वो प्रीमाइसिस में इंक्लूड नहीं होती है। तो अगर बात आती है कि छत जो है क्या वो भी प्रीमाइसिस में आएगी, नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। अगर आपने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, अगर आप दोनों ने सहमति बना रखी है तो ही वो जो छत है वो प्रीमाइसिस में इंक्लूड होगी, अदरवाइज़ वो नहीं होगी। तो ये है पूरा प्रीमाइसिस की डेफिनेशन जो कि इम्पॉर्टेंट है। आगे इन्होंने 2FA जो कि बाद में 2017 के अमेंडमेंट से ऐड हुआ है, दैट इज़ रेंट अथॉरिटी, जो कि हम सेक्शन 22A में देखेंगे। उसके बाद इन्होंने 2G में है रेंट ट्रिब्यूनल, जो कि सेक्शन 13 में हम देखेंगे। उसके बाद उन्होंने सीनियर सिटीजन भी डिफाइन किया है, तो सीनियर सिटीजन जो सेक्शन 2H में है और उसमें बता रखा है 65 साल से उम्र का अगर कोई व्यक्ति है, उससे अधिक उम्र का कोई व्यक्ति है, 65 साल से ज़्यादा की जिसकी एज है, तो वो सीनियर सिटीजन कहलाता है। जनरली गवर्नमेंट जॉब्स और अगर हम देखते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो एज होती है उसमें कहीं 60 साल है, तो कहीं 62 ईयर्स है, तो कहीं 65 ईयर्स है। तो 60 साल जनरली गवर्नमेंट जो है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए 60 साल रिटायरमेंट एज मानी जाती है कि आप 60 साल हो जाओ। हाई कोर्ट का जज है उसके लिए 62 ईयर्स की एज है रिटायरमेंट की। सुप्रीम कोर्ट का जज है तो उसके लिए 65 ईयर्स की एज है। और यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन माना है वो 65 के अबव का माना है कि 65 का अबव होगा तो ही सीनियर सिटीजन है। सेक्शन 2I है जो कि टेनेंट की बात करता है। अब आप बात है कि हम इस डेफिनेशन 2I को कैसे याद रख सकते हैं। तो 2I, तो अगर मैं ऐसे मान लूँ कि आई एम ए टेनेंट, मैं खुद को मान लूँ मैं टेनेंट हूँ, तो आई एम अ टेनेंट, तो सेक्शन 2I जो है वो टेनेंट हो गया। तो मैं खुद को टेनेंट मान लूँ, खुद को किराएदार मान लूँगा, तो आई एम अ टेनेंट और 2I इज़ टेनेंट। इस तरह से आप टेनेंट की डेफिनेशन को याद कर सकते हैं कि टेनेंट इसमें डिफाइन है। टेनेंट की डेफिनेशन में बात करी है, द पर्सन बाय हुम और ऑन हुज अकाउंट और बिहाफ rent is or but for the contract express or implied would be payable for any premises to his landlord। कोई भी व्यक्ति जिसके बिहाफ पे या फिर जो खुद, लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है कि थर्ड पर्सन जो है वो पेमेंट करेगा या फिर कोई और पर्सन पेमेंट करेगा जो कि कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेस या इम्प्लाइड है, वुड बी पेबल फॉर एनी प्रीमाइसिस, किसी भी प्रीमाइसिस के लिए पे किया जाता है किसी भी लैंडलॉर्ड को, कोई भी मकान मालिक को, इंक्लूडिंग द पर्सन हु इज़ कंटिन्यूइंग इन इट्स पोजेशन आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ हिज टीनेंसी। और कोई भी पर्सन जो टीनेंसी का जो टाइम पीरियड है, जिस टाइम के लिए आपने मकान लिया था, मान लीजिए 1 साल के लिए आपने मकान लिया
किराए पे, अब वो 1 साल ख़त्म हो गया है, उसके बाद भी आप किराएदार ही कहलाएंगे, टीनेंट ही कहलाएंगे। अदरवाइज देन एन ऑर्डर और डिक्री फॉर एविक्शन पास्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अगर कोई डिक्री या ऑर्डर पास हो जाता है कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा एविक्शन का, तब आप टीनेंट नहीं कहलाएंगे, तब आप टीनेंट का जो है राइट वो खो देंगे, तब आप ट्रेसपासर कहलाएंगे वहाँ पे। तो इसके लिए आपके ऊपर केस भी हो सकता है कि आप ट्रेसपास कर रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी में। ट्रेसपास का मतलब आप बिना परमिशन किसी की प्रॉपर्टी में रह रहे हैं। तो अगर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि आप इविक्ट कर दीजिए, मतलब खाली कर दीजिए उस प्रॉपर्टी को, लेकिन आप नहीं करते हैं, तो उस दिन से आप जो है ट्रेसपासर कहलाएंगे, आप टीनेंट नहीं कहलाएंगे। तो टीनेंट में इन्होंने स्पेसिफिक जो पहले पैराग्राफ में बात करी है कि जो पर्सन जिसके जो रेंट देता है या जिसके बिहाफ पे रेंट दिया जाता है किसी भी लैंडलॉर्ड को, वो एक टीनेंट है। लेकिन अगर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है खाली करने के लिए जगह को और वो फिर भी रहता है, तो वो टीनेंट नहीं कहलाएगा, वो एक ट्रेसपासर कहला जाएगा। ट्रेसपासर जो वर्ड है वो यहाँ मेंशन नहीं है डेफिनेशन में, लेकिन अगर कोई ऑर्डर दे देता है और आप छोड़ते नहीं है उस प्रीमाइसेस उस जगह को, तो आप बिल्कुल ट्रेसपास का ऑफेंस कर देते हैं। यहाँ पे क्रिमिनल लॉ भी आपके ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। आगे लिखा हुआ है इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द पर्सन रेफर्ड इन सबसेक्शन सब क्लॉज 1। अगर कोई पर्सन जिसकी मृत्यु हो जाती है, जो सबसेक्शन अपन ने जो भी 1 पढ़ा है, सब क्लॉज 1 पढ़ा है इसका, इसमें जो रह रहा है जिसके ब्याह पे रेंट दिया जा रहा है, वो व्यक्ति अगर मर जाता है तो क्या होगा। तो अगर रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए आपने प्रीमाइसेस दिया था, तो वो व्यक्ति, उसका अगर कोई सन है, उसकी कोई डॉटर है, मदर है या फादर है, या जो उसके साथ ऑर्डिनरली रिसाइड कर रहे हैं उस प्रीमाइसेस में, वो टीनेंट कहलाएंगे। या फिर अगर प्रीमाइसेस जो है वो कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए दिया गया है, तो उसके जो सर्वाइविंग स्पाउस है, ऊपर जो रेजिडेंशियल पर्पज़ था उसमें भी सर्वाइविंग स्पाउस मतलब अगर हस्बैंड मरा है तो उसकी वाइफ, और वाइफ मरी है तो उसका हस्बैंड। तो यहाँ पे भी कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए उसकी सर्वाइविंग स्पाउस है, सन, डॉटर, मदर, फादर, या जो उसके साथ कैरिंग करते हैं बिजनेस को, वो सारे लोग टीनेंट की डेफिनेशन के अंदर आ जाएंगे। तो ये है सेक्शन 2I टीनेंट। और लास्ट इसमें है 2J जो कि ट्रिब्यूनल की बात करता है। इसमें बता रखा है कि रेंट ट्रिब्यूनल या अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल एज द केस में भी। तो ये है सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन क्लॉज पूरा, जो कि आप समझ पाए होंगे कि इसमें इंपॉर्टेंट जो है 4 डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, एमिनिटीज़, लैंडलॉर्ड, प्रीमाइसेस एंड टीनेंट। थैंक यू।